हेलो। सॉरी बच्चों, मैंने माइक ऑन नहीं किया था, तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। सॉरी। तो मैं इस टॉपिक को मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने माइक ऑन नहीं करना भूल गया। तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। क्लियर। तो मैं इरेज कर रहा हूँ उनको। फिर से स्टार्ट कराते हैं। देखो, मैं आपको पिछले टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। हम भी आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए फिर से रिवीजन करा रहे हैं। तो आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको पता था हमने क्या किया था। हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया था। क्या लिया था? एक एल्काइल हैलाइड लिया था। उसको हमने किससे ट्रीट किया था? एल्कोहलिक मीडियम में। एल्कोहलिक कैसे पता करो? इथेनॉल लिखा हो जाएगा। अगर एल्कोहलिक ना लिखा जाए ना, तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो? इथेनॉल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो वहां पर? आप इथेनॉल भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। और वो बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या क्लियर? वो बेस आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो आपको पता है अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा, जो अल्फा आपका अल्फा है। और जो बीटा कार्बन होता है वहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों की वैलेंसी होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड बन जाते हैं। अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हो? सेटजअप रूल को फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पर जो आज की क्लास में आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको आज की क्लास में बताना चाहता हूँ, देखो, एक हमारे पास होता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर आपसे पूछा जाए भाई इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के, इनमें से सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए? मतलब बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? तो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है टर्सरी, क्योंकि इस टर्सरी के पास बीटा कार्बन सबसे ज्यादा होता है। और जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। जैसे देखो, ये हमारे पास क्या होगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा। ये हमारे पास क्या होगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो यहाँ पर हमने कोई ब्रोमीन लगा दिया और इसको ट्रीट कर रहे हैं हम एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये कार्बन तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हमारे पास बीटा हो गया, और ये बीटा हो गया। जब यहां से हम हेलोजन को रिमूव कर लेंगे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर बीटा कार्बन ज्यादा होने के कारण यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बीटा पोजिशन से एक हाइड्रोजन इजिली क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आता है बिट होपमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, वो तो वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं। जो होपमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, वैसे तो आपके इस सिलेबस में है नहीं। तो देखो, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ इसको। मैं देखो एक बार इसको आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसे होता है होपमैन एलिमिनेशन। देखो, यहाँ पर भी एलिमिनेशन हो रहा है, और बीटा में भी क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो, सबसे ये मेरे पास कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? कोई भी कंपाउंड ले लिया समझाने के लिए। क्लियर? तो एक टाइप साइड हम लगा देते हैं सिरजब रूल। सिरजब रूल। और एक टाइप लगा देते हैं हम होपमैन एलिमिनेशन। होपमैन एलिमिनेशन।
तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेठ जब तो ये कहता है कि हमने उस बीटा कार्बन से, तो सेठ जब तो ये कहता है कि हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, जैसे यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा? कंपाउंड। यहां पर ये कंपाउंड बन के आ जाएगा। बट होपमैन एलिमिनेशन क्या कह रहा है? हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, होपमैन क्या कहता है कि हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होता है। क्यों बेटा? होपमैन होपमैन का मतलब समझो यहाँ पर अमोनिया। अभी हमने आपको लास्ट क्लास में एक टॉपिक बताया था अमोनोलिसिस, होपमैन अमोनोलिसिस। तो वहां पर अमोनिया का रोल होता है और ये बेस होता है ये भी। तो ये कहता है कि जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होता है ना, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होने के कारण अपना H पॉजिटिव आयन को बहुत इजीली रिलीज कर देगा। ये अपना H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा? बहुत इजीली रिलीज कर देता है। इसलिए हम होपमैन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर कंपाउंड बन के आता है वो ये बन के आता है। बाई चांस आपको एग्जाम में कुछ आ जाए इसका कंपटीशन से रिलेटेड, तब आप इस चीज का कर सकते हो। तो होपमैन ये कहता है कि जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होता है, वो ज्यादा एसिडिक होता है। और जो स्ट्रोंगर एसिड होता है वो अपना H पॉजिटिव आयन को बहुत इजीली रिलीज करता है, वो अपना H पॉजिटिव आयन को बहुत ही इजीली रिलीज करता है। तो इसलिए हमारे पास होपमैन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट ये होता है और सेटजब के अकॉर्डिंग हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो देखो रिएक्शन विथ मेटल यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका टॉपिक का नाम लिखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो बेटा आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, जो रिएक्शन कराएंगे ना मेटल के साथ, वो मेटल हमारे पास कौन कौन सी होती है? जो रिएक्टिव मेटल होती है। देखो वही मेटल जल्दी रिएक्शन करती है जो रिएक्टिविटी जिसकी हाई होती है, तो दूसरे कंपाउंड के साथ बहुत इजीली रिएक्शन देती है। तो जब ये मेटल जब हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनाती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है मेटल और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्योंकि कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन और मेटल के साथ बॉन्ड बनता है, उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, पहला पॉइंट आता है रिएक्शन विथ सोडियम। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम के साथ कराएंगे। तो बेटा इस रिएक्शन को वुर्थ रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना नेम रिएक्शन के तौर पे इसको। और ये रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे पास, इस जो ये रिएक्शन होती है वो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्शन यूज होती है ये वुर्थ। इस रिएक्शन की बेनिफिट क्या है? ये कार्बन चेन को, जो हमारे पास कार्बन चेन होती है, जो हमारे पास कार्बन चेन होती है उसको डबल कर देती है। याद रखना, ये कार्बन चेन को क्या कर देता है? डबल कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारे पास काम आएगी इस टाइप की रिएक्शन के लिए। जो वुर्थ रिएक्शन है ये किसी भी हेलो एल्केन के ऊपर जब अप्लाई करोगे तो उसकी कार्बन चेन को ये क्या कर देती है? डबल कर देती है। इस रिएक्शन में होता है क्या? देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, हम इसकी रिएक्शन करते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम से। तो यहाँ पर भी इसके भी कितने मोल लेते हैं? 2 मोल ले लेते हैं। जब रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वहां पर हमने जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर बनाना वो कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। अगर वहां पर वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, तो सोडियम उसके साथ रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बना देता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये प्रोडक्ट बन के आता है एल्कीन। याद रखने यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है? एल्कीन फॉर्मेशन होती है। तो आप देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं इसको, सबसे बढ़िया जब आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर क्या लिया,
CH3, यहाँ पर लिया मैंने Br, तो यहाँ पर मैंने 2Na ले लिया। तो बेटा हमें बिना कुछ सोचे इसकी क्वांटिटी डबल करनी है। तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे बढ़िया आप इसको डबल लिख लो, इसको आप क्या लिख लो, डबल लिख लो। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, आप इसको यहाँ पर भी डबल लिख सकते हैं। तो यहां से देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये पार्ट एलिमिनेट हो गया, 2NaBr। तो देखो एक तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो जहां जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ ना वहां से क्या बना लेंगे, डबल, फिर से आपस में एक दूसरे के पास बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इसमें कार्बन कितनी चेन थी, जो हमारे पास ये कार्बन चेन थी इसमें कितने कार्बन थे, एक कार्बन था। बट यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया इसमें कार्बन की कितनी चेन है, जो सॉरी जो चेन है उसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, दो है, एक है, दो है। तो आप जितने भी कार्बन की चेन लोगे वो उसकी डबल कर देगा, क्या करेगा, उसकी डबल करेगा। तो आपको ये याद रखना, मैं एक और बता रहा हूँ इसके बेसिस पे एग्जाम्पल लेके, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। और ये एल्केन फॉर्मेशन होता है जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, वहां पर क्या फॉर्मेशन करता है, एल्केन करता है, और वो कार्बन की चेन को क्या कर देता है, डबल कर देता है। जो भी कार्बन, जैसे ध्यान से देखो, मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पर, CH3 CH CH3, और यहाँ पर लिख लिया मैंने Cl। तो मैंने इसके 2 मोल ले लिया, आपको समझाने के लिए इसके 2 मोल ले लेता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी रिएक्शन को किसके साथ कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस कराएंगे। तो देखो यहां से तो ये एलिमिनेट हो गया, यहां से तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट होके ये बन गया हमारे पास। तो देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो इस कार्बन का और इस कार्बन का, तो बॉन्ड भी इन दोनों के बीच में ही बनेगा। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मैं इसलिए आपको इस चीज का समझा, बॉन्ड भी इस और इस कार्बन के बीच में बनेगा। तो आप दोनों को ऐसे लिख लो जैसे आपके पास पहले से प्रेजेंट था, समझाने के लिए। तो दूसरा भी मैंने ऐसे लिख लिया। तो आप देखो इस कार्बन के से हेलोजन एलिमिनेट हुआ है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बना दो, बॉन्ड बना दो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे भी आप चेन लोगे उसका वो डबल कर देगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जब भी आप ये रिएक्शन कराओगे ना, तो ऑलवेज जो एल इवन नंबर ऑफ क्या देगा, चेन देगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन देगा चेन में। इस रिएक्शन की पहचान ये होती है, जब भी आप ये रिएक्शन कराओगे ना, तो जो आपके पास चेन बनेगी उसमें ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, उसमें ऑड नंबर ऑफ नहीं मिल सकते। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक तो रिएक्शन ले लिए, 2Na ले लिया, और एक रिएक्शन ये ले ली मैंने, एक ये ले लिया मैंने। तो आप कहो सर ऐसे हम ऑड नंबर भी तो बना सकते हैं, हम ऑड नंबर भी बना सकते हैं। तो यहां से तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर। तो आपके पास देखो, आप तो खैर सोच रहोगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बन गया ऑड नंबर ऑफ कार्बन का, 3 कार्बन आ गए ना। बट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन के आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट बन के आते हैं, जिनको सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम इसके इस वाली प्रोसेस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो वुर्थ रिएक्शन है वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन पे क्यों अप्लीकेबल नहीं होती, उसका रीजन होता है ये नंबर ऑफ कंपाउंड देता है, ये नंबर ऑफ एल्केन फॉर्मेशन देता है, जिनको सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इस वाली प्रोसेस को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं, क्लियर। बिल्कुल आपको समझ में आया हो तो बताओ, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। एक बार मुझे बताओ, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस टाइप की रिएक्शन में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब आप इसमें आगे कन्वर्जन करोगे तब इसमें आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा इस टाइप की रिएक्शन का। तो सबसे ज्यादा आपको इस रिएक्शन में क्या याद रखना है, ये कार्बन चेन को डबल करती है। देखो मैंने तभी इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फिर सेकंड रिएक्शन आती है इसकी, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम।
रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम उसमें क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम भी क्या होता है हमारे पास है, एक रिएक्टिव मेटल होता है। क्लियर। तो अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब ये रिएक्शन विथ मैग्नीशियम करता है तो वहां पर हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप इसको ग्रिग्नार्ड के नाम से भी जान सकते हो। इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जान सकते हो। ये देखो इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, जिस साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड को बनाया था ना उसको नोबेल प्राइज मिला था। जिस साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड को बनाया था ना उसको इस टॉपिक पे, इस फॉर्मेशन पे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था बेटा। वो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप कहोगे सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपरेशन करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर में तो सिर्फ हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। बट जो बाकी के जो चैप्टर आएंगे ना आगे, उस हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है। आप इससे एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो याद रखना, जब भी आप एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, याद रखना ये ऑलवेज ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए ना तो आपको बिना सोचे समझे वहां पर ड्राई ईथर लेना है, वो भी रीजन बताऊंगा। तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया था RMgX। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये होता है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो इसमें कार्बन होता है, जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। याद रखना, जब कार्बन के बीच में और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। ये याद रखना। अब आपके पॉइंट बता देता हूं, तो ये मैग्नीशियम बीच में क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास दो वैलेंसी होती है। तो एक वैलेंसी तो वो इस एल्काइल ग्रुप के साथ पूरी कर रहा है और एक वैलेंसी अपनी इस हैलोजन के साथ पूरी कर रहा है। तो जो RMgX जो कंपाउंड बनता है इसी कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। इसको ड्राई थ्री की प्रेजेंस में क्यों करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनता है ना, इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है या इसको जब बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये मॉइस्चर में से, सॉरी एटमॉस्फेयर से वाटर के साथ रिएक्शन करके या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना देता है। क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। तो हम इसकी और दूसरे कंपाउंड को फॉर्मेशन नहीं कर पाते। आप इससे पूछा जाए भाई जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम प्रिपरेशन करते हैं तो अपन ड्राई ईथर क्यों यूज करते, तो आप बताना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या मैग्नीशियम जो मेटल होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जो रिएक्टिव ज्यादा होने के कारण ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एल्केन फॉर्मेशन कर देता है। और जो हम कंपाउंड बनाना चाहते हैं उससे वो कंपाउंड नहीं बन पाता है। तो जैसे देखो आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, बस आप इतना याद रखना, जैसे ये कंपाउंड दे दिया मैंने Mg के साथ, तो आपको बिना सोचे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओगे और ये बन जाएगा CH3MgBr। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड। याद रख लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे के चैप्टर में आप कहोगे हर चैप्टर में इसका यूज है। इससे हम एक नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं, इससे हमें एक नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ लेड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ लेड।
ये भी थोड़ा कभी कभी इसके बारे में पूछ लेते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है नहीं। बट फिर अभी भी इसके बारे में अभी करवा ही देते हैं। रिएक्शन विद लेड, क्लियर। तो रिएक्शन की लेड के साथ करते हैं बेटा। यहाँ पर भी हम ड्राई थर यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास होता है इथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड, कोई सब ले सकते हो। इसकी रिएक्शन करते हैं लेड और सोडियम की प्रेजेंस में। जब इन दोनों की प्रेजेंस से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बन के आ जाता है CH3 CH2, ये आ जाता है ब्रैकेट 4, और यहाँ पर आ जाता है Pb। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TeL। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TeL। टी का मतलब होता है देखो टेट्रा, ई का मतलब होता है इथाइल, और एल का मतलब होता है लेड। टेट्रा, चार के लिए हम क्या बोलेंगे टेट्रा। CH3 CH2 को हम क्या बोलेंगे इथाइल, और इसको क्या बोलेंगे लेड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं TeL, टेट्रा इथाइल लेड। जो टेट्रा इथाइल लेड होता है ना, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब होता है जिसमें साउंड आती है, जब भी हम उसको कुछ किसी के साथ यूज करते हैं तो इस साउंड को रिमूव करने में यूज होता है। जैसे मोस्टली यूज होते थे जो आईसी इंजन होते हैं ना, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। जो हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनमें यूज किया जाता था, क्योंकि उनमें एक नॉक की आवाज आती थी जब इंजन वर्क करता था। तो वहां पर जो पेट्रोल है, प्योर प्योर पेट्रोल ना होने के कारण, प्योर डीजल ना होने के कारण वहां पर एक नॉक की आवाज आती थी। तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें TeL ऐड करते थे। तो इस ये TeL क्या करता था, पेट्रोल में जितने भी इम्प्योरिटी सबको एब्जॉर्ब कर लेता था, जिसके कारण इंजन में जो नॉकिंग की साउंड थी वो क्या हो जाती थी, रिमूव हो जाती थी। तो आज हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, किसकी स्टार्ट करेंगे हम, हेलो एरिन की। तो जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का नाम है हेलो एरिन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर लिख देता हूं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन, याद रखना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी, हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो। सबसे पहला तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे हमने हेलो एल्केन के बारे में तीन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी पढ़ी हमने दूसरी हमने पढ़ी है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। और तीसरी पढ़ी हमने रिएक्शन विथ मेटल। और मेटल भी कौन सा होता है, रिएक्टिव मेटल के। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम हेलो एरिन की। हेलो एरिन के बारे में भी हम यही केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हेलो एरिन होता है, हेलो एरिन होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। ये हेलो एल्कीन से लेस रिएक्टिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हेलो एरिन होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है हेलो एरिन, हेलो एल्कीन से। हेलो एरिन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है हेलो एल्कीन से। ऐसा क्यों, तो देखो ध्यान से देखना। ये हमारे पास होता है बेंजीन, ये हमारे पास क्या होता है बेंजीन। जब बेंजीन पे हम हेलोजन लगा देते हैं तो ये हेलो एरिन बन जाता है। और जब सैचुरेटेड कार्बन चेन पे हेलोजन लगा देते हैं तो वो एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो आप इसमें देखो, इस पे जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें जो है, इसमें देखो जो कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन कौन सा होता है, sp3 होता है। तो इसका एक रीजन ये भी होता है, इसका रीजन एक ये भी होता है।
तो बेटा आपको याद रखना जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, छोटी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। बट जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लार्ज होती है। तो बेटा आपको एक बात याद रखना है कि जहां पर बॉन्ड लेंथ लार्ज होती है ना, तो वो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। और जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही जल्दी हमारा न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्मेशन। जब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे जब तक नई बॉन्ड भी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखो हम पहली रिएक्शन कराते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम हेलो एरिन की कराएंगे, जब हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा मान लो, तो वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। वो ये अटैक जब ही तो करेगा जब यहाँ से ये हेलोजन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, या यहाँ पर अटैक करने का स्पेस दे। बट ये हेलोजन यहाँ से बहुत इजीली रिमूव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने के कारण इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और उसके कारण ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, ये क्या हो जाती है, स्लो रिएक्शन हो जाती है। बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन हो जाती है, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं हेलोएरिन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। जो हेलोएरिन है ना, वो नॉर्मल कंडीशन पे हेलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। एक और रीजन बताता हूं आपको इसके बारे में, एक रिएक्शन और बताता हूं इसकी, उसके बेसिस पे हमें भी पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, देखो यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहां पर हम किसकी बात करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक मिनट रुको थोड़ा सा, हो गया। तो हम यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ये भी हमारा आगे टॉपिक काम आएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला भी। क्लियर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण देखना है इसमें, तो हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हेलोजन होते हैं, हेलोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डीलोकलाइज होकर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि जो हेलोजन है ना, वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मतलब ये डोनेटिंग का ग्रुप का काम करता है। तो ये हेलोजन इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बेंजीन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, इसके पास है डबल बॉन्ड बन जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होती है, डबल बॉन्ड तो रहेगा रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाला यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये बन जाएगा। क्लियर। तो आप इन तीन स्ट्रक्चर में देखो, आप इन तीन स्ट्रक्चर में देखो, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं रेजोनेंस के कारण। तो बेटा डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो जिसके कारण यहाँ पर लार्ज अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण हेलो एरिन की जो रिएक्टिविटी है स्लो हो जाती है, किसके प्रति, टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब तक हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलोएरिन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पार्शियली डबल, पार्शियली
डबल टेक प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन हेलोजन बॉन्ड दैट रीजन हेलोएरिन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो हेलोएरिन है ना वो लेस रिएक्टिव है, तो नॉर्मल कंडीशन पे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नॉर्मल कंडीशन पे तो ये रिएक्शन नहीं देता है, बट कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन पे तो ये रिएक्शन है दे सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ रिएक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ रिएक्शन करके दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो ना इस रिएक्शन की, जैसे मैंने कह दिया भाई क्लोरोबेंजीन है। क्लियर? तो इस क्लोरोबेंजीन की मैं क्या कराऊंगा, रिएक्शन कराऊंगा। किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ पर NaOH, NaOH, और यहाँ पर किस मीडियम लूंगा, एक्वस मीडियम लूंगा। तो जब इसके NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर होगा 2623 केल्विन और प्रेशर होगा यहाँ पर हमारे पास 300 atm। तो तब जाके यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा सबसे पहले OH, सॉरी ONA। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, ONA बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, ONA बनेगा। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। बाद में हम इसकी क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन कर लेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ। जब आप इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर OH बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ये तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ इसके बारे में। तो क्लियर? तो इसके बारे में तो मैं आपको इसके पीछे बता चुका हूँ। तो बेटा देखो, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो HCl का जो H पॉजिटिव आयन होता है और इसका जो पॉजिटिव आयन होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। तो हमारे पास ये क्या बन के आ जाता है, फिनोल। तो आप देखो हेलोएरिन क्या है, लेस रिएक्टिव है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई रखा, प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई रखा, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, OH नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ये हो जाती है। तो आप खुद सोच के देखो, जब हमने ये रिएक्शन कराई है तो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल कंडीशन पर अगर आप इस रिएक्शन को कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा, ये रिएक्शन है नहीं होगी, याद रखना। अब जैसे नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसमें नेक्स्ट कंडीशन देखो, मैं यहाँ पर है ना एक NO2 ग्रुप लगा देता हूँ। जो NO2 ग्रुप होता है ना, वो ज्यादा मोर रिएक्ट, वो इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है बेटा, याद रखना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो NO2 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप के नेचर के होते हैं। NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है। अब हम इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं इसके साथ। जब आप इसकी इसके साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? इतने ही टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, इतने ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन है हो जाएगी। ऐसा क्या हुआ, जब हमने NO2 ग्रुप नहीं लगाया था तो टेम्परेचर कितना चाहिए था, 623 केल्विन। जब हमने टेम्परेचर हाई लगाया तो वहां पर NO2 नहीं था, तो NO2 लगाते हमने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम। तो आप याद रखना, जो NO2 ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है। जो NO2 ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप होता है। तो ये यहां से ना इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर देता है, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है ना वो वीक हो जाता है,
और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक और कंडीशन देखो आप इसमें, एक और कंडीशन देखो आप यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर और भी NO2 ग्रुप लगा देता हूं। मैं यहाँ पर और भी NO2 ग्रुप लगा दिया। हो गया, यहाँ पर मैंने और भी NO2 ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। तो इस रिएक्शन को नॉर्मल आप वाटर के साथ भी से वार्म अप करोगे, नॉर्मल वाटर के साथ भी वार्म अप करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन क्या है, क्योंकि जितने ज्यादा हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इसके साथ अटैच किया तो इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो गया। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप ज्यादा अटैच हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप क्या हो गए, ज्यादा अटैच हो गए। तो ये स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। तो ये यहां से जो है ना इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली विड्रा करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोंगली विड्रा करेगा। तो जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो नॉर्मल आप उसको वाटर के साथ भी मिक्स करोगे ना और नॉर्मल वार्म अप करोगे तब भी वो रिएक्शन को प्रोसेस कर लोगे। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें हेलोएरिन बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है। जो हेलोएरिन है ना वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है। बट हम वहां पर कुछ ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई कर दे या कोई इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप बेंजीन पे से डायरेक्ट अटैच कर दे तो जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रो विड्राइंग ग्रुप सिर्फ इतना ही काम करते हैं, वो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर देता है, जिसके कारण कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। और आपको पता है कोई भी बॉन्ड जब वीक होता है तो वो बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब ओल्ड बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होंगे तो उसकी जगह नया बॉन्ड भी उतनी जल्दी क्या बनेगा, फास्ट बनेगा। तो ये थी हमारी इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो वैसे तो याद रखना नॉर्मल कंडीशन पे हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। और इसी रिएक्शन को आप पता क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस बेटा। अगर आ जाए ये एक नेम रिएक्शन होती है डाउ प्रोसेस। तो ये मेथड प्रिपरेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। याद रखना आगे जो नेक्स्ट चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे ना तो उसमें यही डिस्कस करते हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो हम इसमें उसको इस रिएक्शन को हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है ना इस रिएक्शन का नाम होता है डाउ प्रोसेस। तो नाम से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए डाउ प्रोसेस बताओ तो आपको यही रिएक्शन इसके बारे में एक्सप्लेन करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, ये देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो देंगे नहीं। ध्यान रखना हेलोएरिन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि पहले इसके पास डबल बॉन्ड है। तो जहां पर पहले से डबल बॉन्ड हो तो वहां पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो होगी ही नहीं। तो ध्यान रखना हेलोएरिन डज नॉट गिव बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो हेलोएरिन होता है ना वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता है। याद रखना जो हेलोएरिन है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा, वो डार्ट रिएक्शन देगा, रिएक्शन विथ मेटल। तो सेम वही रिएक्शन है बेटा, जैसे हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं, हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं सोडियम के साथ। हम इसकी रिएक्शन क्या कर देते हैं, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं। जब आप इसकी 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैं आपको समझाने के लिए वैसे लिख लेता हूं एक्स। हो गया। तो बेटा जहां पर भी सोडियम और मैग्नीशियम रिएक्शन आ जाए तो वहां पर ड्राई ईथर अपने आप लिख लेना। क्या लिख लोगे बेटा, वहां पर ड्राई ईथर अपने आप लिख लेना। तो जब इस रिएक्शन को कराओगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपको पता है। तो आपको पता है यहां से बॉन्ड ब्रेक होके क्या निकल जाएगा, 2NaX निकल जाएगा और आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। क्योंकि देखो बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है यहां से, तो बॉन्ड भी हमारा इन्हीं के यहां से ही बनेगा। ये पॉइंट याद रखना, बॉन्ड भी वहीं से बनता है जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसको बोलते हैं बाइफिनाइल या डाइफिनाइल।
और इस रिएक्शन का जो नाम होता है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? फिटिंग रिएक्शन। आई एन जी नहीं होगा, एफ आई डबल टी आई जी, फिटिंग रिएक्शन होगी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी में एक और रिएक्शन होती है, इसी के बेसिस पे एक रिएक्शन और होती है। इसी के बेसिस पे एक रिएक्शन और होती है। तो जैसे देखो आप इसमें, ये हमारे पास हो गया हेलोएरिन हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हेलोएरिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसमें क्या लगा देते, कोई सा लगा दो, सारे एक ही जैसे होते हैं, Cl लगा दिया। इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं 2Na से, और प्लस में इधर ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड। हम क्या ले लेते इसमें? एल्काइल हैलाइड ले लेते। ड्राई ईथर का तो तब भी यूज ही करना में, ड्राई ईथर का तो हमें अभी यूज करना है। तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? 2NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 2NaCl एलिमेंट हो जाएगा। तो आपके पास ये बन के आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, या इसका जो नाम होता है टाउलिन। इसका नाम क्या होता है? टाउलिन होता है। कॉमन नेम तो टाउलिन बोलेंगे, वैसे इसका नाम क्या होता है? मिथाइल बेंजीन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुर्थ फिटिंग रिएक्शन। ये दोनों को कंबाइन कर दिया, इस रिएक्शन में दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो याद रखना, जब भी हमने कभी बेंजीन पे साइड चेन अटैच करनी हो तो हम इस रिएक्शन की हेल्प से इसमें अटैच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है रिएक्शन मैग्नीशियम। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास इसमें? मैग्नीशियम के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये क्या है? ब्रोमीन है। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे। ट्राई ईथर तो आप बिना सोचे लगा देना यहाँ पर। ड्राई ईथर तो आप बिना सोचे लगा देना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। क्लियर? और आपको बेटा जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, जो भी आपको कुछ सोल्व करवाना है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर। आप इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना वो सेंड कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, देखो आप बोर्ड के ऊपर देखो कि जो भारतीय क्लास लिख रही है उसके बगल में मेरे नंबर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर। आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व करवाना है, जो भी आपको लग रहा है वो इस पे सेंड कर सकते हो। क्लियर? तो आप याद रखना इस पॉइंट को। तो ये क्या बनेगा हमारे पास है? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाता है। तो ऐसे हम इसमें ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्लोरो लग जाता है, यहाँ पर अगर मैं क्लोरो लगा देता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। बस सिर्फ आपको एक कैटलिस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है ब्रोमोबेंजीन से। THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसकी फुल फॉर्म होती है THF की, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान।
तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, बनेगा यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड एजेंट, क्योंकि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, थोड़ा रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, प्रोडक्ट को जल्दी से बनाने के लिए। भाई जिनको हेलो एल्केन पढ़ना है ना, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसकी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसकी प्रीवियस क्लासेस में, लाइव क्लासेस में जाके आप चेक कर सकते हो। और जिनको दूसरे बोर्ड जो भी पेपर सोल्व करवाना है, आईएससी बोर्ड के नाम से जिन्होंने डाला हुआ है, वो उन क्वेश्चन को सोल्व कराना चाहता है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हो, उनको मैसेज सेंड कर सकते हो, उस पर पीडीएफ जो भी सोल्व कराना चाहते हो उसको सेंड कर दो, आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जिन बच्चों को क्या पढ़ना है, हेलो एलिकेन की केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी मेथड प्रिपरेशन पढ़नी है, तो आप उनकी प्रीवियस क्लासेस में जाके, लाइव क्लासेस में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर इनका आपको केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट सॉल्यूशन या उनके बेसिक टॉपिक के बारे में आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हमारी इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अगर और किसी को कुछ डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है। अगर किसी और बच्चे को अभी कोई डाउट है तो वो क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो जल्दी मैसेज करे, नहीं हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं उसके बाद। क्लियर? तो मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ।